हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ जो है वही चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप और उसका है ये थर्ड पार्ट। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा लंबा है, लेकिन हम इसे जो है वो कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में ख़त्म करने का। ठीक है, सो जो इसका है थर्ड पार्ट, उसका पहले हम टाइटल देख लेते हैं, द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1832 1848। सो हम 1830 और 1848 के बीच में जितने भी रेवोल्यूशंस हुए ना, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। बच्चे, इससे पहले हमने क्या देखा कि इससे पहले हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो है वो टू ग्रुप्स सामने आ रहे हैं। कंजर्वेटिव्स का आ रहा है हमारे सामने, कंजर्वेटिव्स हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास है लिबरलिज्म। तो एक जो है ये दो जो मेन पावर्स है वो सामने आ रही है। कंजर्वेटिव जो चेंज लाना नहीं चाहते हैं और लिबरलिज्म जो चेंज लाना चाहते हैं, नेशनल स्टेट्स बनाना चाहते हैं। तो हमने ये देखा कि मोस्टली जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन सबको इंस्पायर कर रहा था। देखते ही देखते पूरी यूरोप में, चाहे वो इटालियन था, जर्मन स्टेट्स थे या फिर आयरलैंड था, पोलैंड था, उस पर जो था वो ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर मैं आपको समझा दूँ, ऑटोमन एम्पायर जो था वो एक ऐसा एम्पायर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर माना गया है यूरोप में, और ये काफ़ी लंबे टाइम तक रूल ओवर किया था ऑटोमन एम्पायर ने। एक इस्लामिक कल्चर था इनका, और ये ऑटोमन एम्पायर क्या चाहता था, ये जो था वो कैप्चर करता था, अपनी टेरिटरीज़ को बढ़ाता था, अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता था, और इसका मेन मोटिव जो था वो इस्लामिक जो था वो कल्चर को स्प्रेड करना था एक तरह से। ठीक है, तो लोग जो थे वो इससे भी छुटकारा पाना चाहते थे, लोग इसके नीचे नहीं दबना चाहते थे, ऑटोमन एम्पायर को भी ख़त्म करना चाहते थे एक तरह से। और जो थे वो क्या करना चाहते थे, लिबरलिज्म, फ्रीडम चाहते थे। और इसमें मोस्टली कौन पार्टिसिपेट कर रहा था, मोस्टली जो आपके एजुकेटेड मिडिल क्लास पर्सन्स थे, दे हैव टू बी पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है, जिसमें आपके प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग थे जो कि लिबरलिज्म की डिमांड कर रहे थे, है ना। चलो, अब सबसे पहले हम ये देखें तो सबसे पहले जो आपका रेवोल्यूशन देखने को मिलता है वो मिलता है फ्रांस में जुलाई 1830 में। ठीक है, रेवोल्यूशन यहाँ पे होता है। वॉन जो किंग था वो आपको पता ही है, हमारा जो था लुइस फिलिप, तो जो था वो इसमें था एज अ किंग। तो क्या हुआ कि लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे किससे, इस मतलब एक तरह से वॉन डायनेस्टी से। अब वो उस डायनेस्टी को ख़त्म करना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि ये जो सेंट्रलाइज्ड मोनार्की सिस्टम है इसको ख़त्म किया जाए किसी भी तरह से। तो लुइस फिलिप को वो हटाना चाहते थे। तो क्या हुआ कि फिर से रेवोल्यूशन शुरू हुआ, कहाँ पे, फ्रांस में 1830 में। तो जब ये रेवोल्यूशन देखा तो इसके बारे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, मैं वो आपको बता देती हूँ, क्योंकि इसमें से क्या चीज़ पूछी जा सकती है। दैट वॉज द मेटरनिच ने कुछ एक स्टेटमेंट दी थी जब 1830 में रेवोल्यूशन हुआ आपका फ्रांस में। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी उसको देख के। वो स्टेटमेंट क्या थी वो इम्पॉर्टेंट है इस पैराग्राफ में, और वो क्या था कि व्हेन द फ्रांस स्नीजिंग, व्हेन द फ्रांस स्नीज। ठीक है, तो क्या हुआ, जब फ्रांस स्नीज करता है तो क्या होता है, द रेस्ट ऑफ यूरोपियन कैचेस कोल्ड। तो सारे जो यूरोप में जो है वो कोल्ड फैल जाता है, मतलब छींकता आपका फ्रांस है और कोल्ड जो है वो पूरे यूरोप को हो जाता है। तो बोलने का मतलब हिडन मीनिंग ये था कि मेटरनिच के बोलने का मतलब ये है कि सिर्फ फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है और उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है। किसने बोला था, मेटरनिच ने बोला था। ठीक है, ड्यूक मेटरनिच। आप शायद भूले तो नहीं होंगे ना इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है हम इसकी बात करते हैं। तो इसकी देखा देखी में अब जो स्पार्किंग होने लगी, रेवोल्यूशन स्पार्क्ड होने लगे, जगह जगह पे रेवोल्यूशन होने लगे, क्योंकि लोग इंस्पायर होते थे फ्रांस से। फ्रांस जब रेवोल्यूशन करता था, बाकी यूरोप की कंट्रीज़ जो है वो उसके पीछे देखती थी कि कैसे ये जो है वो क्या कर रहा है कि अपने आप को अपलिफ्ट कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, रेवोल्यूशन कर रहा है, तो हम क्यों पीछे रहे। तो उसकी देखा देखी में फिर जो है वो कहाँ पे, बेल्जियम में भी जो है वो ब्रेकिंग होता है रेवोल्यूशन। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, फ्रांस रेवोल्यूशन 1830 में, उसको देख करके मेटरनिच ने कौन सी स्टेटमेंट दी थी, ओनली दैट वन इज, वो स्टेटमेंट पूछी जा सकती है एग्जाम में 1 मार्क की।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रेवोल्यूशन देखने के लिए मिलता है बच्चा, वो मिलता है आपका ग्रीक का, ग्रीक इंडिपेंडेंस वॉर। ग्रीस जो था बेटा वो एक ऐसा कंट्री था जिसके ऊपर कौन राज कर रहा था, ऑटोमन एम्पायर, पूरी तरह से। कब से? सिंस 15th सेंचुरी। सो आ सकता है कि ग्रीस के ऊपर ऑटोमन एम्पायर कब से था, सिंस 15th सेंचुरी से था। और जब ऑटोमन एम्पायर ने ग्रीस को अपने अंडर किया तो बेटा इसका जितना भी सिविलाइजेशन था ग्रीस का वो किसने कैप्चर कर लिया, ऑटोमन एम्पायर ने। और इसकी जो जब ग्रीस ने देखा कि मोस्टली रेवोल्यूशन हो रहा है हर जगह में, हर कंट्री में, तो फिर ग्रीस ने भी बहुत हिम्मत करके जो है वो स्ट्रगल शुरू कर दिया। और कब इन्होंने स्ट्रगल शुरू किया है वो डेट आपको याद रखनी है, 1821 में, ठीक है। इन्होंने भी इंडिपेंडेंस जो है के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया। कब शुरू किया? 1821 में। किसके अगेंस्ट? ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट। अब इसको देख करके जो है जितने भी हमारे अदर कंट्रीज थे यूरोप ने, उन सब ने जो है वो ग्रीस का सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया बच्चा? क्योंकि ग्रीस को सबसे इम्पॉर्टेंट सिविलाइजेशन, सबसे एंशियंट सिविलाइजेशन माना जाता है। ये माना जाता है कि जितनी भी सिविलाइजेशन बेटा ओरिजिनेट हुई हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई हैं? आपकी ग्रीस से। तो ग्रीस एक बहुत ही एंशियंट कल्चर है, ठीक है, जो कि एक ऐसा एंशियंट है, ऐसा कल्चर है जहाँ से बाकी कल्चर जो है वो क्या हुए हैं? ओरिजिनेट हुए हैं। सो ड्यू टू दिस रीज़न सारे के सारे यूरोपियन कंट्री जो है इसके सपोर्ट में खड़े हो गए। इवन जो पोइट्स थे, आर्टिशंस थे, उन्होंने जो है वो क्या बोला है यूरोप के सिविलाइजेशन को? द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। उन्होंने क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला है। किसके सिविलाइजेशन को? ग्रीस के सिविलाइजेशन को। और नॉट इवन दैट, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन था वो मुस्लिम एम्पायर के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। मुस्लिम एम्पायर उसको कैप्चर करके बैठा हुआ था और अपने सिविलाइजेशन को वो बढ़ावा दे रहा था। जितना भी आर्किटेक्चर था वहाँ का, जितनी भी चीज़ें थी, उनको उन्होंने जो है वो मिटाने की कोशिश करी थी। किसकी? ग्रीस की। तो ग्रीस का कल्चर मिटता चला जा रहा था। किसके अंडर? ऑटोमन एम्पायर के अंडर। सो लोग ये चाहते थे कि ऑटोमन एम्पायर इसको फ्री कर दे ताकि जो सबसे पुरानी सभ्यता है ग्रीस की वो वैसी की वैसी ही रहे, उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के बिहाफ पे जो है वो एक इंग्लिश पोइट खड़े होते हैं जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन ने जो है वो काफ़ी फंड्स इकट्ठे किए और फाइट भी किया इस वॉर में, लेकिन अनलकीली 1824 को उनकी फीवर से डेथ हो जाती है। तो आ सकता है कि विच वॉज द पोइट हु फाउट फॉर द struggle of the Greece independence war. So who was that? His name is poet Lord Byron था, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया था इसके सपोर्ट में? दे हैव टू बी ऑर्गेनाइज द फंड्स। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था फंड इसके लिए और वॉर में भी फाइट किया था उन्होंने। बट 1824 को उनकी डेथ हो जाती है। फिर फाइनली क्या हुआ बच्चा कि ऑटोमन एम्पायर ने देखा कि देखो ये तो पूरा का पूरा यूरोप जो है वो ग्रीस के सपोर्ट में खड़ा हो गया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इसके लिए जो है वो एक टेरिटरी होती है इनके बीच में, जिसको हम किस नेम से जानते हैं? कॉन्स्टेंटिनोपल नाम से जानते हैं। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी ऑफ दैट वॉज इन बिटवीन द ऑटोमन एम्पायर एंड ग्रीस। अकॉर्डिंग टू दिस टेरिटरी 1832 को हमारा जो ग्रीस है वो इंडिपेंडेंस नेशन बन जाता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेनी क्वेश्चंस दे हैव टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पैराग्राफ। इंपॉर्टेंट है ग्रीस का जो इंडिपेंडेंट वॉर है। कब स्ट्रगल शुरू किया? 1821 में। सब लोगों ने इसका सपोर्ट किया। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ वेरी एंशियंट सिविलाइजेशन। और पोइट और आर्टिस्ट इसको क्या बुलाते थे? दे कॉल्ड इट द क्रेडल ऑफ civilization, European civilization. And who was the English poet? The English poet name is Lord Byron, who also fought against it, organized the funds also, but 1824 he died due to fever, ठीक है। And there was a territory in between the Ottoman Empire and Greece, the territory of Constantinople, and that was 1832, and it's according to this territory हमारा ग्रीस जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। ओके, नेक्स्ट
इसका ही आगे चलते हैं हम। दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशनल फीलिंग। अब क्या हुआ बेटा कि हमारे यहाँ पे रोमांटिसिज्म आता है। अब रोमांटिसिज्म क्या था? रोमांटिसिज्म वो हमारे पोइट्स थे, वो लोग थे जो कि जो चाहते थे अपने देश में क्या लाना, नेशनलिज्म की फीलिंग। और उन्होंने देखा कि लोगों को, चलो आप जो है वो रेवोल्यूशन करके लोगों को जो है वो इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन एक और चीज़ है जिससे हम लोगों के अंदर नेशनलिज्म जैसी फीलिंग को भर सकते हैं। और वो क्या चीज़ है, वो क्या आइडियाज़ थे? वो थे थ्रू द आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, दैट हैज़ टू बी शेप द नेशनलिज्म फीलिंग। क्योंकि इसके थ्रू जब लोग इनको पढ़ेंगे और इसमें हम नेशनलिस्ट पेट्रियाटिक वाली फीलिंग्स के बारे में हम लिखेंगे तो लोग ज़रूर जो है वो अपनी नेशनलिज्म की फीलिंग को दबा नहीं पाएंगे। तो ये एक नया रास्ता निकाला, और जिन लोगों ने इसको निकाला उन आर्टिस्ट को हम रोमांटिक आर्टिस्ट बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा? उनको रोमांटिक आर्टिस्ट, जो कि साइंस और रीज़न में उनको कोई जो था वो क्या बोलते हैं उसको, किसी भी तरह से लेना देना नहीं था। साइंस और फैक्ट्स के बारे में वो बात ही नहीं करते थे। दे क्रिटिसाइज दैट। वो किस चीज़ पे बात करते थे? वो बात करते थे आपकी फीलिंग्स के ऊपर, वो बात करते थे आपके, जस्ट 1 मिनट, हाँ, वो किस चीज़ पे बात करते थे बेटा? वो बात करते थे इमोशंस के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर, मिस्ट्रिकल फीलिंग्स के ऊपर, मतलब आपकी फीलिंग्स के ऊपर, इंट्यूशंस के ऊपर, आपकी भावनाओं के बारे में बात करेंगे, आपकी इमोशंस के बारे में वो बात करते थे, ठीक है। और उन्हें लगता था कि ये जो चीज़ें हैं, जो हमारा कलेक्टिव हेरिटेज है, ठीक है, जो हमारा कलेक्टिव हिस्ट्री है, हेरिटेज है, वो लोगों के अंदर एक कॉमन जो हमारे अंदर कल्चर है, उन लोगों में पास्ट का जो हमारा कॉमन कल्चर है, हमारा कलेक्टिव जो हेरिटेज है, वो लोगों को क्या लाएगा? नेशनलिज्म की फीलिंग को लेके आएगा, ठीक है। तो इसमें हम सभी पोइट्स के बारे में तो बात नहीं करेंगे। जो इम्पॉर्टेंट पोइट था जिसने बहुत ज़्यादा काम किया इसके ऊपर, उनका नाम था, वो जर्मन के फिलोसफर थे और उनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। याद रखना है बेटा, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है। कब से कब तक? 1744 टू 1803 तक उन्होंने वर्क किया है। उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया इसके ऊपर, और उन्होंने, उनके जो मेन फोकस था वो किस चीज़ के ऊपर था? उन्होंने 2 बातें कही। एक बात करी जिसका नाम था दास वॉल्क, और दूसरा था आपका वॉल्गेस्टिस, ठीक है। वॉल्गेस्टिस जो था, अच्छा, वॉल्क जो दास वॉल्क था, उसका मतलब क्या था? वो बोलते थे बेटा कि अगर आपको रियल कल्चर देखना है तो आपको कॉमन लोगों के पास जाना पड़ेगा। कॉमन लोगों की उन्होंने बात करी, क्योंकि आपका रियल कल्चर आपके कॉमन लोगों में दिखता है। अब आप बात करें, आपको रियल कल्चर देखना हो तो आपको दिल्ली में नहीं दिखने के लिए मिलेगा। अगर आप जो है किसी भी कल्चर को देख, जैसे किसी हरियाणवी का कल्चर देखना है तो हरियाणा के गांव में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रियल कल्चर दिखने को मिलेगा, क्योंकि वो वहाँ का खान पान, उनका रहन सहन उस तरीके से होता है, ठीक है। अगर मुझे पंजाब का देखना है तो आई कांट वी सी इन दिल्ली, आई विल गो टू पंजाब, और पंजाब में जाके मैं देख सकती हूँ कि लोगों का कल्चर कैसा है। मतलब कॉमन लोगों के पास जाके, बड़े बड़े रिच लोगों के पास आपको कल्चर नहीं मिलता है, आपको मिलता है कॉमन लोगों के पास। एक जो ऐसे लोग हैं जो उस कल्चर को लीड करते हैं, वो आपका होता है एक मिडिल क्लास और अ पुअर पर्सन्स जो उसको लीड करते हैं आगे, ठीक है। क्योंकि जो रिच पर्सन वो तो मोस्टली मॉडर्निटी में विश्वास कर लेते हैं ना, तो वहाँ तो आपको वो कल्चर नहीं दिखेगा। तो वो कॉमन लोगों की बात करें, अगर दास वॉल्क बोलते हैं दैट इज़ गिवन द इम्पोर्टेंस टू कॉमन पीपल, और अगर हम जो है वो वॉल्गेस्टिस की बात करेंगे तो दैट वी कॉल द स्पिरिट ऑफ द नेशन। बोलते हैं अगर ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन देखना है ना बच्चा आपको, तो फॉक सॉन्ग देखिए, फॉक पोइट्री देखिए, फॉक डांस देखिए। फॉक पोइट्री, फॉक डांस क्या होता है? मतलब आपके अपने कल्चर, ऐसा कल्चर जैसे जो लोग हिमाचल के हैं वो हिमाचली कल्चर, वो कहाँ दिखेगा आपको? उनके गानों में। वो अपनी भाषा में गाने गाएंगे कि नहीं गाएंगे, वो फॉक डांस करेंगे कि नहीं करेंगे। आपका हर स्टेट का अपना अपना फॉक डांस है, हरियाणा का हरियाणवी, पंजाब का पंजाबी, हिमाचल का हिमाचली, ठीक है।
आपका हर एक स्टेट का अपना अपना कल्चर है। साउथ की तरफ चले जाओगे, उनका कल्चर हमसे डिफर है। सो अगर हमें देखना है, ट्रू स्पिरिट देखनी है नेशन की, तो आपको वहाँ के फोक सॉन्ग, फोक पोइट्री और फोक डांस पे देखना पड़ेगा। दैट वाज द ट्रू स्पिरिट। ट्रू स्पिरिट मीन्स, ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन का मतलब है वॉल्गिस्टिस्ट, और कॉमन पीपल का मतलब है दास वॉल्ग। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और यही चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करी। उन्होंने देखा कि लोगों को कैसे इम्प्रेस किया जा सकता है उनके अपनी भाषा में, उनके अपने नेशन की, जो नेशन हमारा बिल्ट होता है किसके ऊपर, फोक कल्चर के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर। क्योंकि अगर आपका कल्चर स्ट्रांग है तो आप उसको हमेशा, आपका नेशन जो है वो उसी पे ही क्या करता है, सरवाइव करता है। तो उन्होंने इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी बच्चे। इसके अलावा और क्या चीज़ दी, और इसके अलावा उन्होंने जो है एम्फसाइज किया और किस चीज़ पे, ये तो हो गया आपका फोक डांस, फोक सिंगिंग के ऊपर, या फिर कॉमन पर्सन की वो उन्होंने बात करी। और दूसरी इंपॉर्टेंस दी उन्होंने वर्नाकुलर लैंग्वेज। अब वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होता है, वर्नाकुलर लैंग्वेज होती है बेटा आपकी लोकल लैंग्वेज, जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी। अच्छा बेटा, अब देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूँ। अगर आप कोई हरियाणवी है, ठेठ हरियाणवी है, उसको आप कैसे समझाओगे, उसको अपने देश के बारे में बताना है, तो क्या आप इंग्लिश में एक्सप्लेन करोगे उसको जाके? ही कांट अंडरस्टूड, वो नहीं समझ पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको उसी की ही लैंग्वेज में, जो उसकी लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में बताना पड़ेगा। चाहे आप अपने नेशन के बारे में बता रहे, मैं इंडिया के बारे में उन्हें बताऊं, तो मैं उन्हें उन्हीं की लैंग्वेज में बताऊं, एक्सप्लेन करूं, तो वो जल्दी मेरी बात समझेंगे। तो यही जो थी वो चीज़ उन पोइट्स ने, उन लोगों ने, उन फिलोसफर ने पकड़ी कि अगर लोगों के बीच में आप नेशनल स्पिरिट पैदा करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उनके फोक लेयर, जो उनकी लोकल लैंग्वेज है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उनको जो है उन्हीं के ही एंशियंट जो नेशन स्पिरिट था, जो एंशियंट पास्ट था, उसको भी उन्होंने उसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और जो मॉडर्न नेशनलिज्म मैसेज थे उसको भी उन्होंने किस लैंग्वेज में, उनकी ही लोकल लैंग्वेज में समझाया। मतलब मैं पास्ट की हिस्ट्री को भी, जैसे हरियाणा में मैं जाती हूँ तो मैं प्रेजेंट की बात भी करूंगी तो भी हरियाणवी में बात करूंगी, अगर मैं कोई पास्ट की बात कर रही हूँ तब भी हरियाणवी में। तो सेम इन लोगों ने क्या किया, जिस जिस जगह के लोग थे उनको उन्हीं की भाषा में जो है उनका पास्ट भी और उनका प्रेजेंट भी समझाया, और लार्ज ऑडियंस जो है वो वहाँ पे आए, और जो इलिटरेट पर्सन थे वो भी, क्योंकि वोकली आप उनकी लैंग्वेज में जब बोलोगे तो ओबियसली दे विल लिसन यू, वो सुनेंगे आप, है ना। इसमें एक एग्जांपल वो पोलैंड का भी दे रहा है कि पोलैंड एक ऐसा कंट्री था जिसको डिवाइड कर लिया था 18th सेंचुरी में 3 मेन पावर्स ने, रशिया, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, तीनों ने मेन पावर्स ने जो था वो अंडर कर लिया था। सबसे ज़्यादा जो कैप्चर किया था वो रशिया ने किया था, तो मतलब रशिया लीड कर रहा था। अब रशिया क्या चाहता था कि पोलैंड जो है वो उन्होंने उनकी टेरिटरीज को तो डिवाइड कर लिया, लेकिन नेशनल फीलिंग्स को वो डिवाइड नहीं कर पाए। कैसे, वहाँ पे कैरोल किरपिंस्की थे, ठीक है, किरपिंस्की, जो कैरोल किरपिंस्की जो थे, दैट वाज द नेम ऑफ द पर्सन। वो ऐसे पर्सन थे, उन्होंने जो है क्या किया कि दे सेलिब्रेट द नेशनल स्ट्रगल थ्रू देयर ऑन हिज ओपेरा म्यूजिक एंड टर्निंग द फोक डांस विद द पोलोनाइज एंड मुजुर्का। मुजुर्का इज ऑल्सो द डांस फॉर्म, ठीक है, पोलैंड की डांस फॉर्म को मुजुर्का बोला है। तो उन्होंने क्या किया बेटा कि वो इतने ज़िद्दी थे कि रशिया चाहता था कि रशिया ने मोस्टली पोलैंड को अपने अंडर किया था। तो रशिया क्या चाहता था, रशिया चाहता था कि ये लोग जो हैं वो, उन्होंने, चलो तुम किसी लैंड को तो बांट लोगे, चलो रशिया ने पोलैंड का बहुत बड़ा पार्ट अपने अंदर ले लिया, लेकिन जो उस पार्ट के अंदर लोग आए, तुम उनको जो है उनकी लैंग्वेज के बेस पे नहीं बांट सकते हो, उनको आप प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि तुम जो है वो पॉलिश लैंग्वेज छोड़ के रशियन लैंग्वेज बोलो। लेकिन रशिया यही गलती कर रहा था। रशिया क्या बोल रहा था कि तुम जो है पॉलिश लैंग्वेज छोड़ो और सिर्फ रशियन लैंग्वेज को बोलो। लेकिन कैरोल जो किरपिंस्की थे, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। दे हैव टू बी स्ट्रगल फॉर द नेशन। उन्होंने बोला कि मैं अपने ही नेशन में रह के तुम्हारी लैंग्वेज क्यों बोलूँ। उन्होंने जो ओपेरा होता है, ओपेरा इज़ ऑल्सो द
म्यूज़िक फॉर्म होती है एक, मतलब गा करके हम कोई कहानी सुनाते हैं तो उसको ओपेरा बोला जाता है, ठीक है। तो ओपेरा होता था वहाँ पे, या म्यूज़िक जो होता था, डांस फॉर्म जो होती थी, वो सब के सब उनकी पॉलिश लैंग्वेज में ही होती थी। तो वो एक नेशनल सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसके अलावा लैंग्वेज जो था वो एक इम्पॉर्टेंट रोल बन गया नेशनलिज्म का, ठीक है। लोगों ने रशिया की किसी भी लैंग्वेज को अपनाने से पॉलिश वालों ने मना कर दिया। उन्होंने बोला हम सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज को ही बोलोगे। इवन रशिया ने जो है स्कूल्स में इम्पोज करने की कोशिश करी रशियन लैंग्वेज को, लेकिन रशियन ने नहीं माने, उन्होंने इनकी लैंग्वेज को अपनाने से इनकार कर दिया। मोस्टली द मेंबर ऑफ क्लर्जी मैन जो होते थे पोलैंड के, उन्होंने। फिर इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे जैसे प्रीस्ट हुए, बाइशॉप्स हुए, उन्होंने उन सबको जेल में डाल दिया गया, क्योंकि वो लोगों को जो कमांड देते थे, लोगों के साथ जब भी मीटिंग्स करते थे बच्चे, तो वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिश लैंग्वेज में ही बात करते थे। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज को नहीं छोड़ा, चाहे उन्हें उसके लिए पनिशमेंट दी गई, जेल में भेजा गया, जो भी उनके साथ किया गया, बट दे आर टोटली रिफ्यूज टू बी यूज द रशियन लैंग्वेज। सो ये एक स्ट्रगल था बच्चा, एक स्ट्रगल था पोलैंड का और रशिया का, लेकिन जिसमें पोलैंड वालों ने जो है वो अपने नेशन के जो सिंबल्स थे, जो लैंग्वेज थी, पॉलिश लैंग्वेज थी, उसको, उस कल्चर को उन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज हंगर एंड हार्डशिप ऑफ द पॉपुलर रिवॉल्ट। अब क्या हुआ बेटा, चलो हमने ये भी समझ लिया कि जगह जगह रिवॉल्ट हो रहे थे, कभी रशिया अटैक कर रहा था, किसी कैप्चर कर रहा था, कभी जो था वो हमारे आर्टिशियन सामने आए हैं, उन्होंने रोमांटिसिज्म की बात करी, बहुत चीज़ें हमने देखी। अब हम बात कर रहे हैं कि स्ट्रगल सिर्फ लैंग्वेज के लिए नहीं हो रहा था, स्ट्रगल सिर्फ आपकी फ्रीडम के लिए नहीं हो रहा था, बट स्ट्रगल एक और चीज़ के लिए भी हो रहा था, और वो था हमारा स्ट्रगल फॉर हंगर। अरे गरीबी के लिए भी था। कैसे? 1830 में क्या हुआ बेटा कि बहुत बड़ा इकोनॉमिक हार्डशिप आता है यूरोप में। हार्डशिप का मतलब है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रगल होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमी जो है वो गिर जाती है यूरोप की। क्यों? रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि यहाँ पे एनॉर्मस इंक्रीज़ होता है आपकी पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन एकदम से यूरोप में बढ़ जाती है। जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है बच्चा, तो आपको पता ही है देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंपटीशन फॉर द जॉब्स नहीं मिलती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है चारों तरफ। पॉपुलेशन होने की वजह से लोग जो है रूरल एरिया को छोड़ करके सिटी में आने लगे, सिटी में माइग्रेट्स हुए। तो सिटी में माइग्रेट्स होने पे क्या हो जाता है? ओवर क्राउडेड हो गया। जैसे दिल्ली है, बहुत सारे गांव के लोग दिल्ली आ गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि दिल्ली में इजीली जॉब मिल जाएगी, फैक्ट्रीज में जॉब कर लेंगे, छोटी मोटी जॉब कर लेंगे, अपनी रोजी रोटी कमा लेंगे। लेकिन बच्चे ओवर क्राउडेड हो जाते हैं ना सिटी। फिर देखो दिल्ली का कितना बुरा हाल है। सेम एज हैपन इन द यूरोप ऑफ दैट टाइम कि बहुत ज़्यादा क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गए, लोग स्लम में रहने लगे, स्मॉल प्रोडक्शन हो गया टाउन्स में। और देखते ही देखते यहाँ पे कंपटीशन भी एक सामने आया, वो आया हमारे पास इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन के होने की वजह से। अब बेटा इंग्लैंड में आ गया इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आ गई। इंडस्ट्रीज़ में आपको पता ही है धड़ल्ले से जो है वो सामान बनता है। तो क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से जो कारीगर लोग होते हैं, जो हाथ से काम करते हैं, छोटा मोटा हाथ से चीज़ें बनाते हैं, उनका धंधा हो जाता है चौपट। और वो हो गया यूरोप में चौपट, बिल्कुल ठीक है। तो गरीब लोग तो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते गए, और इसका इफ़ेक्ट हमें पूरा का पूरा यूरोप में देखने के लिए मिला। अरिस्टोक्रेसी जो थे वो इंजॉय कर रहे थे पावर, मतलब जो अमीर लोग थे सिर्फ वही इंजॉय कर रहे थे पावर, उनको किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जबकि पीजेंट जो थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन थे, कोई फ्यूडल ड्यूज़ थे, कोई ऑब्लिगेशन थी, टैक्सेस थे, जबकि उनके जो फूड के प्राइस थे वो बढ़ रहे थे। और वहाँ पे जो है उस ईयर में हार्वेस्ट का मतलब उनकी क्रॉप भी बहुत बैड हार्वेस्ट हो रहा था, मतलब उनकी क्रॉप भी कभी रेन की वजह से, कभी फ्लड्स की वजह से वो भी डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो ये वाली सिचुएशन जो थी वो यूरोप में आप देख सकते हो। हंगर, हार्डशिप, स्ट्रगल फॉर फूड, सिर्फ खाने पीने की डेली जो हमारी रूटीन की चीज़ें होती हैं, नीड्स होती हैं, वो भी फुलफ़िल नहीं हो पा रही थी। कहाँ पे? यूरोप में। तो यूरोप में जो था वो भुखमरी वाला जो था वो टाइम आ गया था, और इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था आपका
पुअर जो कैटेगरीज के लोग थे वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। सो क्या हुआ कि 1848 में जब ऐसे हुआ बेटा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होने लगा, तो 1848 में जो है एक ऐसा टाइम आया कि जिसमें फूड शॉर्टेज हो गई। कहाँ पे? आपकी पेरिस, फ्रांस में, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि लुईस फिलिप को जो है वो डर लगने लगा। लुई फिलिप ने देखा कि यार फिर से रेवोल्यूशन होगा इसी वजह से। किसकी वजह से? फूड शॉर्टेज की वजह से। मैं अगेन शॉर्टेज है, दिस इज शॉर्टेज, फूड शॉर्टेज की वजह से जो है वो फिर से लोग हंगामा करने वाले हैं, क्योंकि और जगह हो ना हो लेकिन फ्रांस तो बिल्कुल आगे है रेवोल्यूशन में। ये लुई फिलिप को पता था। तो लुई फिलिप ने क्या किया, इस सिचुएशन को देखते हुए वहाँ से क्या हो गया, फरार हो गया, भाग गया, क्योंकि वो इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकता था। लोग तो उसको निकालने के चक्कर में थे, सेंट्रलाइज पावर थी। लुई फिलिप जो है वो बहुत बड़ा किंग बन के घूम रहा था, लेकिन ना तो वो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पा रहा था, ना तो लोगों को खाना पीने की चीज़ें दिला पा रहा था, लोगों को ना तो एम्प्लॉयमेंट था। तो लोग तो स्ट्रगल करेंगे ही, लोग रेवोल्यूशन करेंगे ही, और इसके डर से लुई फिलिप हो जाते हैं फरार, भाग जाते हैं वहाँ से, ठीक है। उसके जाते ही फ्रांस में हो जाती है नेशनल असेंबली, ठीक है, रिपब्लिक, और सबको मिल जाता है सफरेज टू द ऑल एडल्ट मेल्स अबव 21। अब क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि सफरेज जो मिला, सफरेज हमने पीछे पढ़ा था, राइट टू वोट। सफरेज का मीनिंग होता है राइट टू वोट, ओके। तो वो किस किस को? सबको ही मिल गया था, जो 21 ईयर्स अबव जितने भी मेल हैं, याद रखना, नॉट फीमेल, ओनली मेल, मेल को मिल गया राइट टू वोट, ओके। इसके अलावा फ्रांस में क्या किया गया बेटा, नेशनल वर्कशॉप लगाई गई, जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट, जैसे वर्कशॉप जब लगती है तो तुम्हें स्किल्स सिखाए जाते। तो फ्रांस में देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्स सिखाए जाएं ताकि वो अपने लिए नौकरी जॉब कर सके, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ, अब ये स्ट्रगल तो हमने देख लिया, इसके अलावा क्या हुआ, इसके अलावा वीवर्स ने भी जो है वो सिसिलिया में क्या किया था, सिलेसिया, नॉट सिसिलिया, सिलेसिया, ठीक है। वीवर्स 1845 में सिलेसिया में एक रिवॉल्ट होता है, और रिवॉल्ट होता है अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स कौन होते हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें एक कहानी है जो एक जर्नलिस्ट ने बताई है, और जर्नलिस्ट का नाम भी आ सकता है, विल्हेम वॉल्फ, दैट वॉज द नेम ऑफ द जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट का नाम भी याद रख लेना बेटा। उन्होंने एक विलेज की स्टोरी जो है वो बताई है, और विलेज की स्टोरी जो है वो क्या है कि इसमें जो है वो बताता है, हमें डिस्क्राइब करता है फॉर द पर्सन हु आर द वीवर्स। वो क्या है बेटा? वीवर्स है। वीवर्स मतलब बुनाई का काम करते हैं ना, उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, ठीक है। इस कहानी को ऐसे सुनो, जिसमें उन्होंने क्या किया था, उनको बोला कि तुम इतना मटेरियल तैयार करो और मैं तुमसे ये ले लूँगा। उसने मतलब एक तरह से क्या किया, उन्होंने जो है वो उनसे क्या किया, वादा कर दिया ना। लेकिन हुआ उल्टा यूँ कि जब उनको बोला गया कि विलेज वालों ने, उन्होंने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने पूरा कर दिया वादा, भाई उन्होंने तो बना दिया जितना कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ था, लेकिन उसने उनको लेने से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं आपको रिड्यूस पेमेंट दूंगा, पेमेंट पूरी नहीं दूंगा, कम दूंगा, मटेरियल पूरा ले लूँगा लेकिन पेमेंट पूरी नहीं दूंगा। अरे भाई वो गरीब लोग थे, कितने विलेजर्स उसमें इन्वॉल्व थे बेटा? 18,000 के अराउंड। उन्होंने जो है वो कॉटन वीविंग करी थी, और जो कि उनका मेन ऑक्यूपेशन था, उन्होंने उसी पे काम किया, और उसी के पैसे उन्हें वो जो था वो कॉन्ट्रैक्टर जो था वो नहीं दे रहा था, उसने तो धोखा दे दिया। लोगों की जॉब्स चली गई, लोग जो है बेघर हो गए, जॉबलेस हो गए, अब उनके पास कोई काम नहीं है, ठीक है। और उनके कॉन्ट्रैक्टर ने रिड्यूस कर दिए प्राइसेस ऑफ द गुड्स। उसने बोला मैं रिड्यूस कर देता हूँ आपके प्राइसेस ऑफ द गुड्स जो आपने ऑर्डर दिया था। लोग बहुत परेशान हो गए, उन्होंने कर दिया रिवॉल्ट। उन्होंने 4 जून को 1845, सेम ईयर रहेगा बेटा, डोंट फॉरगेट, लेकिन एग्जैक्ट डेट क्या थी? 4 जून 2 बजे क्या किया, एक बहुत बड़ी क्राउड वीवर्स की जाती है, और उसके जहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वहाँ पे अटैक कर देते हैं। वो अंदर घुस जाते हैं, वो अपने वो डिमांड करते हैं हाई वेजेस की। वो बोलते हैं कि हमारे वेजेस हमें वापस करिए, जो हमने वर्क किया है, जो हमने काम किया है उसके हमें पूरे वेजेस मिलने चाहिए।
तो बहुत गुस्से में थे लोग। उन्होंने जो है वो अंदर जा कर के जितने भी उनके विंडो पेन्स थे, फर्नीचर था या प्रोसलिन था, प्रोसलिन्स होता है जो चीनी मिट्टी से बने होते हैं ना, बड़े बड़े से शो पीस रखे हुए थे, वो सारे तोड़ दिए उन्होंने, ब्रेक डाउन कर दिए और पूरे घर को तहस नहस कर दिया। गुस्से में आके लोग ओबियसली करेंगे क्योंकि उनका जितना भी पैसा था वो लगा चुके थे। अब कॉन्ट्रैक्टर अपने ही वादे से मुकर रहा था, तो लोग उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो गए। और लोगों ने क्या किया बेटा कि उस कॉन्ट्रैक्टर को डर हो गया क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। कॉन्ट्रैक्टर वहाँ से भाग गया अपनी फैमिली के साथ और जा कर के एक नेबर में ही एक विलेज था, वहाँ पे जा कर के वो उनको बोलता है कि मुझे भाई छुपा लो इनसे, नहीं तो ये वीवर्स मुझे मार डालेंगे। अब पास का गांव था, उसको सारी कहानी पता थी। उन्होंने बोला नहीं भाई जी, हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि तुम तो धोखे वाले इंसान हो, तुमने तो धोखा किया है वीवर्स इन बेचारे गरीब लोगों के साथ। तो वो गाँव वाले भी उस कॉन्ट्रैक्टर को रखने के लिए मना कर देते। लेकिन अब वो शैतान जो कॉन्ट्रैक्टर था वो जाता है आपका आर्मी के पास और 24 घंटों के अंदर ही वो आर्मी लेके आता है और अटैक कर देता है वीवर्स के ऊपर, जिसमें जो है वो हमारे 11 वीवर्स मारे जाते हैं। ठीक है, तो एंडिंग तो चलो बहुत अच्छी नहीं हुई इसकी, बहुत अच्छी क्या बहुत ही सैड है क्योंकि बेचारे पुअर वीवर्स जिन्होंने इतनी मेहनत करी थी, एक तो उनका सामान बेकार हो गया जो उसने कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अकॉर्डिंग लिया नहीं, और वो जो है 11 वीवर्स भी मारे गए। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हुई। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि जगह जगह पे नॉट द मिडिल क्लास ओनली, सिर्फ मिडिल क्लास ही रेवोल्यूशन नहीं कर रही थी, बल्कि एक पुअर से पुअर पर्सन भी रेवोल्यूशन कर रहा था अब। और पुअर पर्सन जो था उसकी डिमांड्स थोड़ी अलग थी मिडिल क्लास से। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इसमें। अब नेक्स्ट आता है हमारा द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स के लिए, मतलब फ्रीडम्स के लिए जो रेवोल्यूशन हुआ वो क्या था। अब आपको पता है बेटा, लिबरल जो था वो मिडिल क्लास थी आपकी, पता है आपको बहुत अच्छे से। हम ये देखा, हमने जो पीछे पढ़ा, हमने देखा कि दो पर्सन जो हमारी सोसाइटी 2 पार्ट्स में बढ़ चुकी है इस टाइम पे, पुअर और हमारी मिडिल क्लास। अरिस्टोक्रेट जो रिच पर्सन है उनको तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तो इंजॉय करते हैं लाइफ। लेकिन ये 2 पर्सन जो थे वो लगे हुए थे अपना अलग अलग तरीके से अपनी डिमांड्स को मनवाने में। तो यहाँ पे जो पुअर थे उनकी डिमांड्स क्या थी, ओबियसली उनकी डिमांड्स थी खाना, क्योंकि वो भूखे मर रहे थे वो लोग। वो डिमांड कर रहे थे खाने की, कि हमें जो डेली लाइफ की जो हमारी नीड्स हैं उसको पूरा किया जाए। दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास था वो था पढ़ा लिखा, एजुकेटेड वर्ग था, एजुकेटेड हमारा एक वर्ग था। और वो क्या डिमांड कर रहा था, वो डिमांड कर रहे थे आपके लिए मोनार्की सिस्टम को ख़त्म करो, यहाँ पे लिबरलिज्म लाओ जो है, और जो यूनिवर्सल मेल सफरेज होनी चाहिए, मतलब सब मेल को, चाहे कोई भी आदमी है उसको सबको जो है वो क्या मिलना चाहिए, राइट मिलना चाहिए, राइट टू वोट मिलना चाहिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंट नेशंस होने चाहिए। तो इसके लिए चाहे वो जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था, ऑस्ट्रो था, सब लोगों ने, सब एम्पायर ने जो है वो लिबरलिज्म की डिमांड करी। जितने भी मिडिल क्लास थे सब ने बेटा मिल करके जो है वो नेशनल स्टेट की डिमांड करी, पार्लियामेंट्री की डिमांड करी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करी। ठीक है, अपना फ्रीडम टू प्रेस की डिमांड करी, फ्रीडम टू एसोसिएशन की डिमांड करी। मतलब उन्होंने बोला हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए, प्रेस की फ्रीडम मिलनी चाहिए, लोगों के आइडियाज़ को आप नहीं दबा सकते, लोगों को अपने आइडिया जो है वो आइडिया स्प्रेड करने की जो है वो परमिशन होनी चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए। उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप, एसोसिएशंस में पॉलिटिकल ग्रुप बनाने की डिमांड करी। तो ये डिमांड थी आपकी मिडिल क्लास वालों की। पुअर वालों की तो आप समझ गए ना, सिर्फ और सिर्फ वो डेली जो नीड्स की होती है, खाना पीना रहने की जगह, वो मांग रहे थे। ठीक है, तो दोनों की डिमांड्स अलग थी। अब हुआ यूँ बेटा कि जर्मन जो था, जर्मन ने देखा यार फ्रांस तो बहुत आगे निकलता है, फ्रांस हमेशा जो है वो रेवोल्यूशन करता है, तो जर्मन को थोड़ी हिम्मत मिलती है। और जर्मन ने भी एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाया और उसमें जो है वो मिडिल क्लास ने मेनली, जिसमें प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन थे और प्रॉस्पेरियस थोड़े से आर्टिशन थे, उन्होंने मिल करके एक सिटी का नाम था फ्रैंकफर्ट,
याद रहेगा ना, सिटी का नाम है फ्रैंकफर्ट। कहाँ पे? ये जर्मन में। जर्मन के मिडिल क्लास लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने डिसाइडेड टू वोट से डिसाइड किया क्या, कि उन्होंने एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली बनाई। ठीक है, कौन सी? जर्मन नेशनल असेंबली बनाई 18 मई 1848 में। और कितने मेंबर चुने गए इसके अकॉर्डिंग? उन्होंने इलेक्ट किए 831 मेंबर्स को, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया, चुना उनको। ठीक है बच्चा, तो इन्होंने जब चुना तो इनको लगा कि चलो ठीक है, ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव है और हम जो है वो मिल करके, हम 831 जो रिप्रेजेंटेटिव है, हम मिल करके जो है वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम अपना एक पार्लियामेंट बनाएंगे। तो पार्लियामेंट तो वो खुले में नहीं बना सकते जैसे हमारा पार्लियामेंट है, तो वैसे ही वो चाहते थे कि हमारा भी एक पार्लियामेंट हो जहाँ पे हम 831 मेंबर्स बैठे डिस्कशन करें कि हमें किसके ऊपर काम करना है। तो उन्होंने इसके लिए क्या चुना? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाना चाहते थे। फ्रैंकफर्ट इज़ द नेम ऑफ द प्लेस बेटा, और पार्लियामेंट उन्होंने नाम रखा। तो उन्होंने बोला कि वो कहाँ बनाना चाहते थे? द चर्च ऑफ सेंट पॉल, याद रहेगा, चर्च थी सेंट पॉल, वो वहाँ पे अपना फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाना चाहते थे। कौन? जर्मन के मिडिल क्लास पीपल, और उन्होंने चुने थे 831 मेंबर्स। तो ये 831 मेंबर्स कहीं तो बैठ के मीटिंग करेंगे, तो काफ़ी बड़ा हॉल चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए चर्च को चुना और वो था सेंट पॉल। अब हुआ यूं कि वो अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते थे, और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उन्होंने किसके सामने रखी बेटा? दे हैव टू बी दिस डिमांड, उन्होंने जो है वो डिमांड रखी किसके सामने? फेडरिच वेहलम के सामने। ठीक है, ये जो था प्रशिया का किंग था। ठीक है, कौन? फेडरिच फोर्थ किंग जो था वो प्रशिया का किंग था। प्रशिया तो उन्होंने उसको बोला कि हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं, और आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप इसे एक्सेप्ट करिए और इसके अकॉर्डिंग जो है वो रूल करिए। राजा ने बोला तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले? अरे तुम मेरी पावर्स को कम करना चाहते हो? तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया इसको। और मोनार्की तो पता ही है आपको, अपोज दिस असेंबली, उन्होंने इस असेंबली को अपोज किया, टोटली अपोज कर दिया। ठीक है, अब ये अरिस्टोक्रेसी जो थे, मिलिट्री बिकेम द स्ट्रॉन्गर, क्योंकि अरिस्टोक्रेसी, रिच पर्सन, मिलिट्री वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते गए। और उन्होंने क्या किया कि हमारा जो ये मिडिल क्लास थे ना बेटा, आपको पता ही है मिडिल क्लासों की अलग जो थी वो डिमांड्स थी, इसलिए उनको ना तो वर्कर्स ने ना तो आर्टिशियन ने किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि वर्कर्स तो अपनी डिमांड लेके चल रहे थे, पुअर पर्सन्स थे, उनकी डिमांड रोजी रोटी थी और इनकी डिमांड नेशनलिज्म थी। तो इनकी डिमांड को उन्होंने माना नहीं, और वो जो है उनका ये जो असेंबली जो उन्होंने बनाई वो हो गई फेल। क्या हो गई? फेल हो गई, क्योंकि राजा ने मना कर दिया, दूसरी तरफ इनको सपोर्ट ही नहीं मिला, गरीब लोगों को तो सपोर्ट ही नहीं मिला। दूसरी एक बात और बता दूं, इनको सपोर्ट वुमेन्स का भी नहीं मिला, क्योंकि वुमेन्स को तो इन्होंने शामिल ही नहीं किया था बेटा। वुमेन्स के साथ ये बहुत एक तरह से उनको कोई पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं थी। वुमेन ने खुद अपना जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करी थी, उन्होंने वुमेन ने खुद अपना जो है ऑन पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई थी, पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे, खुद के न्यूज़पेपर चलाए थे। मतलब वुमेन अलग तरह से अपने लिए स्ट्रगल कर रही थी। मिडिल क्लास वालों ने वुमेन्स को भी नहीं अपने साथ जोड़ा था। तो एक दो बड़े तबके, एक गरीब आदमी और दूसरा वुमेन्स, दोनों ही नेग्लेक्टिंग पार्ट करे गए मिडिल क्लास के द्वारा, और दोनों ने उनका जो है वो सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये गलती कर दी मिडिल क्लास वालों ने, जो जर्मन वालों ने, मिडिल क्लास वालों ने उनको नहीं लिया। किसको? वुमेन और पुअर पर्सन को। आप देख सकते हो नेक्स्ट, देयर इज़ द वन फोटोग्राफ पिक्चर, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना 1831 जो है वो ये रिप्रेजेंटेटिव्स है जिनको चुना गया था। ये सेंट पॉल आपकी क्या है? चर्च है, जहाँ पे उन्होंने एज अ पार्लियामेंट लोगों को बिठाया डिस्कशन करने के लिए। आप देख सकते हो ये ऊपर जो लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये बेटा कौन है? औरतें हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ बोला कि तुम सुन सकते हो कि क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम, लेकिन तुम बोल नहीं सकते हो। तो वुमेन्स को बोलने का इजाज़त नहीं थी, वुमेन सिर्फ डिस्कशन सुनती थी। और ये जो है लोग
लोग डिस्कशन कर रहे हैं नीचे। यहाँ पे जर्मेनिया की ये फिगर है, आगे मैं बताऊंगी जर्मेनिया एक्चुअल में क्या है। यहाँ देख लो, ये जर्मेनिया की फिगर है। तो इस तरह से ये कंडीशन थी वहाँ की। इस तरह से ये क्या होता है कि यहाँ पे ये फेल हो जाता है जर्मन वालों का, जो मिडिल क्लास वालों ने सोचा था वैसा वो कर नहीं पाए, और एंड में कौन जो है वो ओवरकम करता है, वो आते हैं सामने हमारे ओब्वियसली एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से, लेकिन ये जो मिडिल क्लास वालों ने किया बेटा, वो कहीं ना कहीं एक लेसन दे के ज़रूर गया उनको। किसको? कंजर्वेटिव वालों को। कंजर्वेटिव वही है मोनार्की सिस्टम, अरिस्टोक्रेस सेम वही चीज़ है। तो उनको वो एक तरह से लेसन ज़रूर दे गया मोनार्की सिस्टम वालों को कि अब जो है, अब तुम ये मत सोचो, ये तो होता ही रहेगा। रेवोल्यूशन जो है वो मिडिल क्लास वाले करते ही रहेंगे। अगर आप ये सोचोगे कि ये मिडिल क्लास वाले चुप बैठ जाएंगे, तो वो चुप बैठने वालों में से तो थे नहीं, अब वो तो बदला लेंगे ही लेंगे। तो उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हमें धीरे धीरे जो है वो कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो 1848 में क्या हुआ कि आप एक चेंज देख सकते थे जो अरिस्टोक्रेसी वालों ने किया या मोनार्की सिस्टम वालों ने किया। उन्होंने क्या किया बेटा, धीरे धीरे उन्होंने चेंज करना शुरू किया। कुछ एक जगहों पे उन्होंने फ्रीडम देना शुरू किया। जो आपका जो है वो बॉन्डेड लेबर थी उसको एबलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि हम धीरे धीरे जो है वो मिडिल क्लास जो चाह रही है एक्चुअल में, उसको धीरे धीरे रिलीज़ करेंगे, तभी हमारे बारे में कुछ अच्छा हो सकता है। नहीं तो मिडिल क्लास जो है वो दोबारा से जो है वो रेवोल्यूशन करेगी, और वो हम कितनी बार उनके रेवोल्यूशन को दबाएंगे। चलो इस बार तो हम ओवरकम कर गए इस सिचुएशन को, लेकिन ऐसा बार बार तो नहीं हो सकता है कि जो आपका नेशनलिस्ट है, ये जो मिडिल क्लास है, वो बार बार जो है वो रेवोल्यूशन करे और हम जो अरिस्टोक्रेसी उसको दबा सके। तो उनको एक मोटिव तो क्लियर हो गया कि हमें अब लिबरलिज्म, मिडिल क्लास के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा, उनके फेवर में कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। तो ये था आपका पूरा थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिन बच्चों की ये फर्स्ट वीडियो होगी बेटा, यू ऑल्सो वॉच द प्रीवियस वीडियोज़ ऑल्सो। जो पार्ट 1 पार्ट 2 है उसको भी देखिए, फिर आपको पूरा चैप्टर समझ में आएगा। ठीक है बेटा, हैव अ नाइस डे।